हेलो प्यारे बच्चों। काफ़ी दिन हम लोगों को लेट हो गया था कि हम लोग टाइम से स्टार्ट नहीं कर पाए। थोड़ी हमारी तबीयत अस्वस्थ थी, जिसके कारण हम थोड़ा सा बीच में आपका जो सिलेबस था वो छोड़ के आए हैं। और अब रेगुलर क्लास ली जाएगी। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, जब हम लास्ट टाइम पे आपकी क्लास लिए थे तो उसमें हमने बताया था कि अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। आज से आपकी रेगुलर क्लासें चलेंगी। चलिए बेटा, यहाँ पर हम लोग करते क्या है, जब उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध की बात करते हैं तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक उत्तल दर्पण है। यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया। इसके दबे हुए भाग पर हम पॉलिश करेंगे। बेटा जब इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो ये बन जाता हमारा उत्तल दर्पण, और ये हमारी बन गई मुख्य अक्ष। अब मान लिया कि हमारे पास मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए बी रखी हुई है, तो ये वस्तु हमारी हो गई ए बी। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो बेटा मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, वो दर्पण से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से दूर जाती हुई ये प्रतीत होती है। ये आपका फोकस हो गया, मुख्य फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। तथा वस्तु से ही चलने वाली प्रकाश की किरणें जो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ये प्रकाश की किरणें वास्तव में तो कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन आभासी रूप से इस बिंदु पर मिलती हैं, और यहीं पर हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश मान लेते हैं। दर्पण के जो अपवर्तन बिंदु परावर्तन बिंदु M है, वहां से मुख्य अक्ष पर एक लंब MN डालते हैं। MN डालते हैं। चलो बेटा, अब यहां पे देखो, अगर आपसे पूछा जाए ये आपका ध्रुव है P, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए कि बेटा इसकी भाषा लिखो, तो हम क्या लिखेंगे। माना हमारे पास कोई एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु AB रखी है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, वो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तथा वस्तु से ही चलने वाली प्रकाश की किरणें जो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। डॉट डॉट होने का मतलब प्रतीत हो रही। वास्तव में प्रकाश की किरणें पॉलिश के बाद इधर नहीं आती हैं, वो यहीं से परावर्तित होती हैं, लेकिन लग क्या रहा कि वक्रता केंद्र की ओर ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, वो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये प्रकाश की किरणें वास्तव में तो परावर्तन के पश्चात सामने कहीं नहीं मिलती, लेकिन आभासी रूप से A डैश B डैश पर ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को मिलती हैं, और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तब चित्र से अब चित्र से जब जाएंगे तो बेटा एक त्रिभुज बन रहा हमारा A B और ये C। ये बड़ा सा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा A B C, ये त्रिभुज। और इसके साथ में एक त्रिभुज आपको दिया गया है A डैश B डैश C, ये छोटा वाला त्रिभुज। एक बड़ा वाला त्रिभुज A B और ये लाइन लेके आ जाओ C। एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा A डैश B डैश और ये आपका C। ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं। क्यों समकोणिक हैं? क्योंकि ये कोण तो दोनों त्रिभुज में कॉमन है, और ये वाला कोण इसमें 90 डिग्री, ये वाला कोण इसमें 90 डिग्री। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि बेटा ये समकोणिक त्रिभुज है। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज कौन सा है? A B C तथा A डैश B डैश C में। अब इनकी बात कर लेते हैं। समकोणिक त्रिभुज की समान भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो इधर से हमने ले लिया A B और C वाले त्रिभुज से भुजा ले ली हमने AB। तो इस वाले त्रिभुज की A डैश B डैश C वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा लेंगे? A डैश B डैश। ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? अनुपातिक, बराबर। अब दूसरे पहले वाले त्रिभुज की भुजा ले लिया हमने कौन सी? AC। तो इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा ली जाएगी? A डैश C। इसको बेटा हम समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब देखो बेटा,
अब एक त्रिभुज हमारे पास एम एन एफ और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ। तो यहां पर ये भी समकोणिक त्रिभुज है क्योंकि ये वाला कोण सब में कॉमन, दोनों में कॉमन है, एम एन एफ, एम एन एफ, एम एन एफ। इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यानी कि यहां पर ये वाला जो कोण है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन है और ये वाला कोण 90, तो ये भी 90 है। तो यहां से हम इसको भी लिख सकते हैं समकोणिक त्रिभुज एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में। अगर इस त्रिभुज की हम बात करेंगे बेटा तो इसमें क्या हो जाएगा, इनकी बात कर लेते हैं। इसमें भी समान भुजाएं अनुपात में होंगी। इसको हम लिख सकते हैं एम एन बटे ए डैश बी डैश और ये बराबर हो जाएगा फिर से एन या एफ एन बटे ए डैश एफ। ये इतना हो जाएगा। बेटा हमको एक चीज पता है कि ये समांतर रेखा जा रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण थी। तो अगर समांतर रेखा तो इसके बीच की दूरी बराबर होगी, यानी ए बी किसके बराबर होगा, एम एन के, क्योंकि ये समांतर रेखा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ 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 पे हर जगह पे क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एम एन बराबर हम लिख सकते हैं ए बी के। ठीक है, तो अगले स्टेप पे हम इसको लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं एम एन की जगह पे क्या हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ही हो जाएगा एफ एन बटे ए डैश एफ। अब मान ले कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में जब बेटा हम m से यहां पर लंब डालेंगे तो कहां पे गिरेगा, P पर ही गिरेगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तब n बिंदु P पर होगा, P पर होगा, अतः जो हमारी दूरी Fn है वो बदल जाएगी किसमें, Fp में, यानी Fn की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Fp। अतः इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं बेटा ये जो a डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर Fn, Fn की जगह पे लिखेंगे Fp, Fn की जगह पे हो जाएगा Fp बटे ये हो जाएगा हमारा कितना, a डैश f, a डैश f हो जाएगा हमारा। अब बेटा देखो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखते हैं, इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनके राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको समीकरण 1 तथा 2 से, इसको हम लिख सकते हैं जब इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ए डैश सी और ये बराबर हो जाएगा एफ पी बटे ए डैश एफ। अब देखते हैं ए सी यहां तक की दूरी ये वस्तु है, वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को लिखा जाता है यू से, बाईं ओर है तो माइनस में, पी ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी त्रिज्या होती है, कहां से लिखेंगे, आर से, ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी कहां से लिखी जाएगी, एफ से, फोकस दूरी ए डैश से लेकर के पी तक की जो दूरी है बेटा इसको ध्यान से देखना, ये प्रतिबिंब बन रहा ए डैश बी डैश और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी v। ठीक है, तो AC का मतलब हो गया यहां से यहां तक की दूरी अर्थात AP और प्लस का AC, AP प्लस का PC, AP प्लस का PC, तभी तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कंप्लीट होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं AP और प्लस का PC बटे A डैश C,
ए डैश सी का मतलब हो गया ए डैश यहां पे है और सी यहां पे है, तो पहले पूरी दूरी ले लो बेटा ये, क्योंकि ये वाली दूरी आपको कह रहा है निकालने के लिए, ए से सी तक, ए डैश सी, ये वाली दूरी। तो पूरी दूरी से अगर हम ये वाली दूरी घटा दें तो पूरी दूरी कितनी है, पी सी। पी सी से कितना घटाना है, ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी घटा देना है। उसके बाद देखो बेटा बराबर एफ पी। एफ पी का मतलब हो गया कि एफ से पी तक की दूरी, तो उसको कोई जरूरत नहीं तोड़ने की, एफ पी ही लिखा रहने दो। ए डैश एफ, ए डैश एफ का मतलब ये वाली दूरी, ए डैश एफ, ए डैश एफ का मतलब ये वाली दूरी, और इसको क्या करेंगे, एफ पी से ए डैश पी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एफ पी से क्या करेंगे, ए डैश पी घटा देंगे। ठीक है। अब बेटा हो सकता है कि आपको फिगर में थोड़ी सी चीजें समझ में ना आ रही हो कि यहाँ पे कौन से मान कितने हैं, तो हम आपको अलग से यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपका, यहाँ पे बेटा याद रखना कि ए पी का मान है -u, और उसके बाद पी ए डैश का जो मान है वो b है, और उसके बाद एफ पी का मान है f, और उसके बाद है सी पी का मान दिया हुआ है r। तो आते हैं, AP का मान -u रख देंगे, प्लस लगा है प्लस लगाओ, CP का मान r है, r रख दिया बेटा, फिर CP है या PC है तो इसका मान कितना हो जाएगा r, माइनस A डैश P का मान कितना है V, बराबर FP का मान है बेटा F, और फिर से FP का मान है F, माइनस A डैश P का मान है V। ये इतना नोट कर लेंगे हम लोग। F बराबर बेटा होता है, F बराबर होता है R/2, तो R बराबर हो जाएगा 2F, तो R की जगह पे हम रख सकते हैं 2F, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेटा हमारा, अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा हमारा U और प्लस का 2F बटे 2F, और हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा हमारा कितना V, R की जगह पे हमने 2F रख लिया, बराबर F, और ये हो जाएगा F माइनस का V, इसका तिर्यक गुणा करा लेते हैं, तो F को जब इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारा UF, और उसके बाद ये आ जाएगा प्लस का 2F स्क्वायर, और जब V से गुणा कराएंगे तो प्लस का UV, और जब इसका गुणा कराएंगे तो प्लस का 2FV, बराबर इसका जब इधर गुणा कराएंगे तो 2F स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का FV। बेटा 2F स्क्वायर से ये 2F स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ये 2FV प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक मिनट, ये माइनस का हो जाएगा 2FV, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था, तो जब गुणा होगा तो ये माइनस का 2FV होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन प्लस के 2FV से एक FV घटेगा तो बचेगा FV, इधर कितना बचा, माइनस का UF प्लस का UV, बराबर 2FV उधर जाएगा तो एक FV उससे घटेगा तो बचेगा FV। अब यहां पर हम लिखेंगे बेटा प्रत्येक पद को UVF से भाग देने पर, जब भाग दे देंगे बेटा तो देखो बचेगा क्या, ये हो जाएगा UF अपॉन UVF प्लस UV अपॉन UVF बराबर FV अपॉन UVF। अब बेटा देखो FV से FV कैंसिल, UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, यहां पर बचा क्या, माइनस का 1 अपॉन V प्लस का 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन U। 1 अपॉन V को इधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस का 1 अपॉन U। ये इतना मान मिलेगा बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे का टॉपिक तुरंत बता रहे हैं। चलिए इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे संयुग्मी फोकस।
चलिए हम बात करेंगे बेटा संयुग्मी फोकस की। संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस क्या होता है जान लीजिए। संयुग्मी फोकस, जैसे मान लो कि हमारे पास एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। अब हम एक बिंदु पर अगर कोई वस्तु ए बी रख दें तो उसका प्रतिबिंब बन जाए यहां पे, अर्थात ए डैश बी डैश। अगर मान लो ये कंडीशन बदल जाए, हम यहां पे कोई वस्तु रख दें ए बी, तो उसका प्रतिबिंब यहां पे बन जाए ए डैश बी डैश। बेटा इसमें यह बताया जाता है कि संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं, संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें से किसी भी एक बिंदु पर वस्तु रख दी जाए, चाहे इस बिंदु पर रख दी जाए चाहे इस बिंदु पर रख दी जाए, किसी भी एक बिंदु पर वस्तु रख दी जाए। तो अगर जैसे मान लो हम यहां पर वस्तु रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब यहां पे बन जाए, अगर वस्तु यहां पे रख रहे हैं मतलब इस वाले वस्तु पे, तो उसका प्रतिबिंब यहां पे बन जाए। ठीक है, यानी किसी भी दोनों में से, जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि जब वस्तु को हमने यहां पे रखा, संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें से किसी भी एक बिंदु पर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाए। अगर हम वस्तु यहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहां पे बनेगा, अगर हम वस्तु ए बी यहां पे रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहां पे बन जाएगा। तो संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें से किसी भी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है। ऐसे बिंदुओं को हम लोग संयुग्मी फोकस कहते हैं। और संयुग्मी फोकस जो होता है, संयुग्मी फोकस जो होता है बेटा, ये केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, अवतल दर्पण में ही संभव है, में ही संभव है। ये जान लीजिए, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कहेंगे कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव, या किस चीज में, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो संयुग्मी फोकस संभव है, आपको दे देंगे उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो आपको याद रखना है कि जो संयुग्मी फोकस होता है वो केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। समझ गया बेटा? तो संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें से किसी भी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है, उसे हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, और इसको क्लियर रखना क्योंकि ये पेपर में आता है। ठीक है संयुग्मी फोकस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेखीय आवर्धन की। रेखीय आवर्धन क्या होता है? चलिए, रेखीय आवर्धन बेटा जो भी थोड़ा बहुत हमसे मतलब क्लासें मिस हुई हैं, बीच में हमारी तबीयत खराब थी तो हम क्लास नहीं ले पाए थे आपकी, लेकिन अब रेगुलर वे में क्लास चलेगी। और हम कोशिश ये करेंगे कि डेली का डेली हर क्लास का, जैसे मान लो 12th और 10th का तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि डेली ही आपका कोई ना कोई वीडियो पढ़े, और एक तरफ से सारे वीडियो पढ़ेंगे। अब क्लास जो है हमारी जो है मिस नहीं होगी, और हम डेली कोशिश करेंगे कि आपकी एक क्लास जरूर हो। चलिए रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन की अगर बात की जाए बेटा, तो रेखीय आवर्धन को लिखा जाता है स्मॉल m से। स्मॉल m बराबर फॉर्मूला होता है I/O। अच्छा भाई, I क्या है? I होता है बेटा, ध्यान देना इधर, I/O बराबर होता है माइनस का V/U। ये दर्पण के लिए, रेखीय आवर्धन किसमें है? दर्पण में। लेंस के लिए भी रेखीय आवर्धन होता है लेकिन उसमें माइनस नहीं होता है। तो बेटा अगर हम I की बात करें तो I, अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं। अगर हम रेखीय आवर्धन की बात करें तो I/O, I होता है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है बेटा? प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे ये क्या है? वस्तु की लंबाई। लंबाई या ऊंचाई दोनों एक ही चीज है, लंबाई या ऊंचाई। उसी तरह O क्या है? वस्तु की
वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। सही है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछता है रेखीय आवर्धन क्या है, तो रेखीय आवर्धन में क्या बताएंगे? अब प्रतिबिंब किसका बनेगा बेटा? वस्तु का ही तो होगा। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, बटे में है तो क्या बोलेंगे? अनुपात को। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला होता है, अभी इतना आपको हम बता रहे हैं। इसके आगे भी एक फॉर्मूला इसी में ऐड कर दिया जाता है, छोटा सा भाग, और वो होता है I/O बराबर माइनस का V/U। ये भी इसी में रहता है। साथ में दर्पण के लिए माइनस होता है और लेंस में यही चीज होती है प्लस में। V/U का जो मान होता है वो प्लस में होता है, दर्पण के लिए ये माइनस में होता है। बेटा इसका प्रूफ जो होता है, इसका प्रूफ भी है, लेकिन वो हाई स्कूल लेवल में नहीं है, इंटर में है, लेकिन वो पेपर में आता नहीं ज्यादा, लेकिन वो हम पढ़ाएंगे जब आपको 12th की क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये अभी इतना ही आज की क्लास में है, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।